आपको ये जानकारी होगी, 2-3 उदाहरण हैं। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA में एक व्यक्ति जुड़े हुए थे जिनका नाम था एंटोनियो स्नोडेन। एंटोनियो स्नोडेन ने इस बात का खुलासा किया कि CIA द्वारा दुनिया के सभी देशों और सरकारों की गोपनीय जानकारियों को चुराया जाता है, और इस जानकारी को चुराने का आधार सूचना संचार तकनीक में अमेरिका का नियंत्रण। ये नियंत्रण कैसे है? आज जितने भी बड़े इंटरनेट सर्वर्स हैं वो सब अमेरिका में, ठीक? तो मान लीजिए इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ये सब कहाँ काम कर रही हैं? अमेरिका में काम कर रही हैं। इंटरनेट सर्वर्स भी कहाँ हैं? अमेरिका में है। इनफैक्ट लोगों का जो IP एड्रेस जारी होता है, हालांकि अभी बात हुई है कि अमेरिका इसको बाहर छोड़ेगा, वो IP एड्रेस भी कैलिफोर्निया स्थित एक संस्था है, ICANN, ठीक? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नेटवर्क। तो कैलिफोर्निया स्थित संस्था इंटरनेशनल या इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नेटवर्क, कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के लोगों को IP एड्रेस जारी किए जाते हैं। तो IP4, IP6 आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा ना, जैसे ही नेटिजन बढ़ रहे हैं तो IP4 की जगह IP6 में चले गए, यानी लंबा नंबर होता है। अब देखिए अमेरिका, जो स्नोडन ने खुलासा किया, मैं साइबर वॉर पर और जासूसी पर थोड़े आगे जा रहा हूँ, यही जासूसी वॉर में जाएगी। तो एंटोनियो स्नोडन ने बताया कि CIA दुनिया के सारे देशों की गोपनीय सूचनाओं को चुरा रहा है, चाहे वो सरकारी सूचनाएं हो, चाहे वो सुरक्षा संबंधी सूचनाएं हो, और वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के हब वहाँ पर है, सिलिकॉन वैली वहाँ पर है। मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? आपके सिस्को, जूनिपर जैसे जो प्रणालियाँ हैं उस पर अमेरिका का नियंत्रण है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रणाली अमेरिका के पास है। ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर अमेरिका का नियंत्रण है। स्मार्टफोन प्रणालियों में iOS प्रणाली पर अमेरिका का नियंत्रण है। यदि ये सारी प्रणालियों पर अमेरिका का नियंत्रण है तो अमेरिका जब चाहे, जहां चाहे दुनिया में जो हो रहा है उससे जुड़ी सूचनाओं को चुरा सकता है। और इस बात को प्रमाणित भी बाद में किया गया कि अमेरिका ने सूचनाएं चुराई हैं। जब स्नोडन के खुलासे हुए तो स्नोडन को फिर पहले उसने स्वीडन में शरण ली और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन इससे जारी हो गया कि दुनिया भर में साइबर जासूसी अमेरिका द्वारा की जा रही है। जब रूस को ये पता चला तो रूस भी चोरी छुपे ये कर रहा था। तो आपको जानकारी होगी कि ट्रंप के चुनाव में रशिया की मदद से मैनिपुलेशन किया गया, यानी रशिया के द्वारा अमेरिका की साइबर जासूसी की गई, इसके बारे में बात की गई। फिर इजराइल अमेरिका द्वारा मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करवाई जा रही है, इस बारे में पर्याप्त प्रमाण है। फिर पाकिस्तान चाइना द्वारा मिलकर भारत के सुरक्षा कार्यक्रम की जासूसी करवाई गई है, इस बारे में भी पर्याप्त प्रमाण है। यानी कुल मिलाकर कोई नई बात नहीं है जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के देश एक दूसरे की साइबर जासूसी कर रहे हैं या घोषित रूप में एक दूसरे के साथ साइबर युद्ध में इन्वॉल्व हैं। एक और संस्था का नाम सुना होगा आपने, विकीलीक्स। और विकीलीक्स द्वारा ये देखा गया कि दुनिया के देशों के पास जो सूचना संचार प्रणाली है वो सुरक्षित नहीं है। वो जब चाहे, जहां चाहे वहां से गोपनीय सूचनाएं निकाल सकते हैं। और इसी विकीलीक्स के खुलासों के कारण कई देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के भ्रष्टाचार उजागर हुए। विकीलीक्स ने अपने आप को भ्रष्टाचार का फ्लैग बियरर वो बनाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम झंडा बरदार हैं, झंडा उठा रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने दुनिया भर के सरकारी दस्तावेजों में से कई फाइलें लीक की और वो लीक करके ये बताया कि देखिए दुनिया की सूचना सुरक्षा प्रणाली कितनी खराब है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइबर जासूसी के अंतर्गत ही आता है। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत दुनिया में जब कैशलेस होने की बात चल रही है तो आर्थिक गोपनीय सूचनाएं आसानी से प्रभाव में आ सकती हैं। ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के बाद, कैशलेस इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखें। अभी जो हम दुनिया भर की इकोनॉमी में बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, जिसको कई देशों ने मान्यता भी नहीं दी है, ये बताता है कि बिटकॉइन जैसी प्रणालियों का आना दुनिया की आर्थिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। जब बात सामाजिक सुरक्षा की हो तो साइबर टेरर का मतलब यह है कि हम सूचना संचार तकनीक के माध्यम से आतंकवाद को किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं और सूचना संचार तकनीक के माध्यम से आतंकवाद के हर चरण को पूरा कर सकते हैं। आतंकवाद के अंतर्गत आपको पहला काम करना पड़ता है विचारधारा को फैलाना, आप ICT से फैलाइए। दूसरा काम करना पड़ता है लोग जुटाना, आप ICT से जुटाइए, भर्ती। तीसरा काम करना पड़ता है पैसा जुटाना, आप चंदा ले लीजिए। चौथा काम करना पड़ता है सरकारों के खिलाफ दुष्प्रचार करना, प्रोपोगेंडा, आप ये कर लीजिए। पांचवा काम करना पड़ता है आपको योजनाएं बनाना, आप ICT में कर लीजिए। छठवां काम करना पड़ता है आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, आप ये काम कर लीजिए। यानी आतंकवाद के अंतर्गत शुरुआत से अंत तक जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं, चाहे वो विचारधारा फैलाना हो, रिक्रूटमेंट करना हो, ट्रेनिंग देना हो, फंड अरेंज करना हो, मैनेजमेंट करना हो, प्लानिंग करना हो, एग्जीक्यूशन करना हो, हर काम को सूचना संचार तकनीक की मदद से किया जा सकता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सूचना संचार तकनीक सामाजिक सुरक्षा को, आतंकवाद को बढ़ावा। सूचना संचार तकनीक यानी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के माध्यम से
कैसे गलत खबरें फैलाकर, दुर्भावना फैलाकर लोगों के खिलाफ समाज में तनाव पैदा किया जा सकता है। तो इन दोनों से जो आएगा उसे साइबर कम्युनलिज्म कहेंगे हम। तो एक साइबर आतंकवाद है, दूसरा साइबर संप्रदायवाद है, साइबर जातिवाद है, साइबर क्षेत्रवाद है। तो जितने भी वाद हैं वो साइबर के तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। साइबर अपराध की तो साइबर अपराध अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से उभर कर सामने आ रहे हैं। साइबर अपराध के अंतर्गत सोशल इंजीनियरिंग हमलों में फिशिंग की जाती है। फिशिंग मतलब किसी को अपने जाल में फंसाना। बड़ी मछली जब फंसाते हैं तो उसको वेलिंग कहते हैं। साइबर अपराध में हैकिंग और क्रैकिंग होती है। हैकिंग और क्रैकिंग के अंतर्गत आप किसी की सूचना प्रणाली में पहुंच जाते हैं। तो साइबर अपराधों की लिस्ट बना लीजिए आप। हैकिंग का मतलब है किसी की सूचना प्रणाली में, क्या कहेंगे आप, कि कोड को पकड़ लेना, वो हैक करना, पासवर्ड को चुरा लेना। क्रैकिंग का मतलब है किसी की सूचना प्रणाली में घुस जाना, अनाधिकृत प्रवेश कर लेना। तीसरा तरीका होता है हैकिंग और क्रैकिंग के अलावा वायरस अटैक, वर्म अटैक, मालवेयर अटैक। किसी की सूचना संचार प्रणाली में जाकर वहां फाइलों को नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, लॉक कर देना, जैसे भी रैंसमवेयर हमला हुआ था, चुरा लेना। चौथी चीज होती है फिशिंग, वेलिंग। फिशिंग वेलिंग मतलब आर्थिक और व्यक्तिगत जानकारियों को चुरा लेना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके आगे जाएंगे तो स्टॉकिंग होता है। स्टॉकिंग मतलब किसी पर नजर रखना, प्रणाली के माध्यम से किसी पर नजर रखना। स्पैमिंग एक शब्द होता है। स्पैमिंग का मतलब होता है उसे जबरदस्ती सूचनाएं भेजकर परेशान करना, स्पैम मेल्स जिसको हम बोलते हैं। जिन शब्दों को यूज किया जाता है उसमें एक शब्द आता है आपका सलामी हमले। सलामी हमलों में क्या किया जाता है, बैंक खातों से छोटी छोटी रकमों को चुरा लिया जाता है, जैसे 2 रुपए 4 रुपए, जिसके बारे में किसी को कभी कुछ पता ही ना चले, तो इनको सलामी हमले कहते हैं। अब मान लीजिए किसी जिले में 5 करोड़ अकाउंट है, 5 करोड़ अकाउंट से 2 रुपए चुरा लिए, तो कितना चुराया। सलामी हमलों के अलावा विशिंग शब्द होता है, और विशिंग के अंतर्गत ठीक ये प्रयास किया जाता है कि वित्तीय प्रलोभन देकर कि आपका पुरस्कार लगा है, आपकी लॉटरी लगी है, आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। एक शब्द है प्रो और क्यू, क्यू, तो क्यूड प्रो क्यू, इसके अंतर्गत आप जिन लोगों को ये अपने ऊपर विश्वास दिला देते हैं कि जो सौदा किया जा रहा है वो सौदा बिल्कुल सही है, तो पीड़ित को विश्वास में लेकर उसके साथ गलत काम करना, ये इसके अंतर्गत होता है। ठीक, वेटिंग शब्द यूज किया जाता है जब मालवेयर हमलों से किसी को परेशान किया जाता है, तो एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है जिसका नाम है बैटिंग। तो हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, वेलिंग, बैटिंग, स्पैमिंग, स्टॉकिंग। अब आप आईटी में या आईसीटी में जितने भी हमलों का नाम जानते हैं उन हमलों पर आप चर्चा कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये सब वो हमले हैं जिनके माध्यम से साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के किए जा रहे हैं। इसके बाद यौन अपराध या अश्लीलता को फैलाने से जुड़े हमले हैं, जिसे पोर्नोग्राफिक अटैक कहते हैं, तो पोर्नोग्राफी को लिया जाता है। ठीक, कॉपीराइट से चोरी से जुड़े मामले भी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत या साइबर हमलों के अंतर्गत हैं, तो कॉपीराइट चोरी से जुड़े मामलों को भी इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। ठीक है, हैक्टिविज्म, तो साइबर क्राइम अपने आप में, अब हैक्टिविज्म को भी कुछ लोग क्राइम में लेते हैं। साइबर हैक्टिविज्म का मतलब है कि आप हैकिंग का काम कर रहे हैं, या तो देश के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में गोपनीय जानकारियों को चुरा रहे हैं। जैसे मैंने विकीलीक्स के खुलासे जो बताए थे, वो सारे खुलासे किसके अंतर्गत आएंगे, साइबर हैक्टिविज्म। तो हैक्टिविज्म करने वाले लोग कई बार ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी गोपनीय जानकारियों को चुराना किसी भी दृष्टि से सही काम नहीं माना जा सकता, तो ये साइबर हैक्टिविज्म है। डाटा थेफ्ट आप जान ही रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारियां, गोपनीय जानकारियां, आपकी मेडिकल जानकारियां, आपकी प्रोफेशनल जानकारियां जब चोरी हो जाती हैं तो उसे डेटा थेफ्ट के तौर पर जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक हमले, मैंने ये बताया कि जब आईसीटी तकनीक पर आपकी मानसिक निर्भरता बढ़ती जाती है तो आप इस तकनीक के बिना अपने आप को अपाहिज मानने लगते हैं। किसी देश का, किसी व्यक्ति का या किसी समाज का आईसीटी पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना भी साइबर खतरा है, और उसको साइबर सुरक्षा की जरूरत है। तो सरल भाषा में यदि आपसे कोई पूछे कि सूचना संचार तकनीक किस तरीके से किसी देश की सुरक्षा को चुनौती देती है, तो आपके पास फिर वही पुराना आलाप है। आप बोलिए इससे आतंकवाद फैलता है, इससे नक्सलवाद फैलता है, इससे जातिवाद फैलता है, इससे अलगाववाद फैलता है, 5 प्रकार के वाद, 5 प्रकार की तस्करी, 5 प्रकार के संगठित अपराध, ये सब आप बता दीजिए। पर मैंने यहाँ आपको नए तरीके से बताया कि आप कुछ साइबर शब्दों को यूज कीजिए, जैसे साइबर वॉर, साइबर अटैक, साइबर हैक्टिविज्म, साइबर स्पाई। जब आप साइबर वेंडलिज्म, जहां साइबर वेंडलिज्म का मतलब होता है सूचना संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देना, तो याद रखो कि जो साइबर हमले होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। ये जितने भी हमले बताए हमने, ये अभौतिक हमले।
लेकिन आईसीटी से सुरक्षा की एक चिंता ये भी हो सकती है कि कोई आपका टावर उड़ा दे, ऑप्टिकल फाइबर की लाइन उखाड़ दे, आपके सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा दे, आपके वीसेट प्रणाली को ध्वस्त कर दे। तो यदि कोई आपके आईसीटी के हार्डवेयर को, आईसीटी के फिजिकल फॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भौतिक हमले हैं, और यदि आईसीटी के माध्यम से यदि नॉन फिजिकल फॉर्म में हो रहा है तो वो अभौतिक हमले माने जाएंगे। तो यही वो हिस्सा है जिस पर सबसे मेन चर्चा करनी थी कि आईसीटी किस तरीके से सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है, जो सामाजिक, आर्थिक, सामरिक सभी प्रकार की सुरक्षा चिंताएं कही जा सकती हैं या सुरक्षा चिंताएं मानी जा सकती हैं। ठीक, तो ये सुरक्षा चिंताओं के स्वरूप पर हमने बात की। अब इसके आगे देखिए, एक तो लिया कि आईसीटी से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं कौन सी हैं। अब इसके बाद आपको यह भी तो जानना पड़ेगा कि आईसीटी कैसे या किन तकनीकों की मदद से इन सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है। अब ध्यान से सुनिए, आईसीटी से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं, अभी जिस पर हमने बात की है वो है उनके स्वरूप, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है। यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आईसीटी सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे रही है। ठीक, तो आईसीटी सुरक्षा चिंताओं को जन्म देती है, पहला मालवेयर अटैक के माध्यम से, कि मैंने चर्चा कर ली है। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का हिंदी में मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। दुर्भावनापूर्ण यानी गलत उद्देश्य से बनाए गए सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनसे जो हमले किए जाते हैं तब सुरक्षा चिंताएं जन्म देती हैं। और इसलिए मालवेयर का एग्जाम्पल होता है वायरस एंड वर्म। वायरस वर्म में क्या टेक्निकल अंतर होता है आप आईसीटी में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि आईसीटी द्वारा सुरक्षा चिंताएं जब पैदा की जाती हैं तो उनके पास जो मेन तरीका होता है वो कौन सा होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को यूज करना। ठीक, आईसीटी के पास जो दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से वो सुरक्षा चिंताओं को पैदा कर रही है, देखो तकनीक से ही स्वरूप पैदा होंगे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारी सूचना संचार तकनीक यहाँ पर एक रूप में किसमें आई, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में। दूसरा जो आईसीटी है वो ई बॉम्ब के रूप में भी काम कर सकता है। मतलब हम आईसीटी प्रणाली के माध्यम से वोल्टेज फ्लक्चुएशन के द्वारा इस तरीके से व्यवस्था को बना सकते हैं कि सामने वाले की आईसीटी प्रणाली क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो ई बॉम्बिंग भी एक तरीका है जिसके माध्यम से आईसीटी नुकसान पहुंचा सकता है या आईसीटी हार्मफुल हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एक तरीके का साइबर क्या है, वेपन। वेपन के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। ठीक, आप चाहें तो सुरक्षा चिंताओं को पैदा करने वाली तकनीक में वो जो इंग वाली बात की थी हमने, स्पैपिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, उनका भी उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन उनको हमने सुरक्षा के या साइबर क्राइम के स्वरूपों में दिया है। तो आप ये कहिए कि सूचना संचार तकनीक जो है वो साइबर हमलों में 3 तरीकों से काम कर सकती है, एक साधन के रूप में, एक सहायक के रूप में और एक साध्य के रूप में। साधन का मतलब है जब आईसीटी के द्वारा हमला किया जाए। सहायक का मतलब है जब आईसीटी के द्वारा हमले में मदद ली जाए, जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है या कुछ करना है। और साध्य का मतलब है जब आईसीटी पर हमला किया जाए। ही आईसीटी पर क्या करती है, हमला करती है। तो यहाँ पर आईसीटी की भूमिका को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम अगले स्तर पर आते हैं और यहाँ हम ये चर्चा करेंगे भारत में साइबर हमलों की स्थिति क्या है, साइबर सुरक्षा की प्रणाली क्या है। तो इफ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइबर अटैक इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए या आप इन आंकड़ों को नोट कीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि भारत क्राइम के मामले में दुनिया में टॉप 5 में है। स्पैमिंग
यानी गलत सूचनाएं जहां जबरदस्ती सूचनाएं भेजी जाती हैं, इनमें टॉप 10 कंट्रीज में आता है। भारत साइबर हमलों में रिपोर्टिंग के मामले में सबसे पीछे नजर आता है, यानी यहाँ पर साइबर हमले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, यहाँ रिपोर्टिंग बहुत कम। ठीक, ये भी कहा जाता है कि भारत में जो भी रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग के 30% पर ही एक्शन लिया जाता है। रिपोर्टिंग के 30% पर ही एक्शन लिया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि 2011 से लेकर 2020 के बीच साइबर हमलों में 400% की वृद्धि हुई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े होते हैं, इनको आप बता सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है। 450%, मतलब 4 से 5 गुना साइबर हमले हो चुके हैं। ठीक है, वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में जो दर्ज की हम बात करेंगे, लगभग 75,000 साइबर अपराधों को दर्ज करवाया गया है। ठीक है, भारत पर सबसे ज्यादा साइबर हमले जो हैं वो अमेरिका और रशिया से होते हैं। अभी पाकिस्तान सोचने वाले थोड़े से निराश हो जाएंगे। ठीक, आप ऐसे सोच लो इतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि हमला करें, पर परसेंटेज में देखेंगे तो वहाँ से बहुत है, वहाँ हर 10 में से 2 कर रहा होगा। तो चाइना, अमेरिका और रशिया, ये जो 3 देश हैं, ऐसा माना जाता है इनसे सबसे ज़्यादा साइबर हमले भारत में किए जाते हैं। ठीक है, रशिया के बाद निसंदेह पाकिस्तान का नंबर आता है और उसके बाद कनाडा का नंबर आता है। तो आपको 5 कंट्रीज देखनी है। आई डोंट नो मैं आपको इतने फैक्ट्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, पर देख लो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। भारत में एक टीम है सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पॉन्स टीम। इसकी जानकारियां हैं कि भारत में ये साइबर हमलों की स्थितियां हैं। ठीक है, चाइना अकेला 35% साइबर हमले करता है, 35 पर, जबकि पाकिस्तान 9% के करीब। यदि आपको आंकड़ों में याद रखना है तो चाइना से 35%, पाकिस्तान से लगभग 9% हमले होते हैं। और एक जानकारी नोट कर लीजिएगा कि भारत में कौन सी साइट्स पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। तो 3 साइट्स के नाम बता रहा हूँ। एक है NIC, ये वो साइट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का नेटवर्क है, निक नेट बोलते हैं। इसके द्वारा देश के सभी प्रशासनिक मुख्यालयों को आपस में जोड़ा गया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय से लेकर पटवारी के कार्यालय तक, सरपंच के कार्यालय तक। ठीक है, तो इसी से CM कॉन्फ्रेंस होती है, इसी से आपका DM कॉन्फ्रेंस होती है। निक, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का नेटवर्क, इस पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। इसके बाद वो आपकी IRCTC की जो साइट है वो रोज हैक होती रहती है। रेलवे रिजर्वेशन वाली जो साइट है उस पर हमले होते हैं। एक रेलवे वाली दूसरी साइट भी है, सेंट्रल CRIS, इसका नाम याद रखिएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, रेलवे इससे पर्यटन भी करवाता है ना, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और दूसरा है, हमने नाम दिया सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा स्टेट डेटा सेंटर्स, SDCs जो हैं, इन पर पर्याप्त हमले होते हैं। पेट्रोलियम कंपनियों में ONGC की साइट बहुत वल्नरेबल है, इस पर ज़्यादातर हमले देखे गए हैं। और इसके अलावा आपके बैंक्स जो हैं, इन पर बहुत हमले देखे गए हैं। बैंक में भी पंजाब नेशनल बैंक, उसके दिन खराब चल रहे हैं अभी, इनका नाम अग्रणी आता है, बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया है, इन पर हमले किए जाते हैं। इन सबको सुनकर इस बात का विश्वास हो गया कि भारत साइबर हमलों के लिए बहुत प्रोन देश में से है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत में साइबर हमले प्रभावी रूप में होते हैं। ठीक, आप ये बताइएगा कि साइबर हमलों के अंतर्गत पिछले दो बड़े हमले थे। एक रैंसमवेयर हमला, जहां वानाक्राई नाम के वायरस ने पुराने विंडोज सिस्टम को हैक करके सूचनाओं को लॉक कर दिया था और बिटकॉइन में आपसे क्या कहेंगे, पैसा मांगा था कि यदि सूचनाओं को खुलवाना है तो आप बिटकॉइन में हमको पैसा दीजिए। तो रैंसमवेयर वायरस जो है ये भारत में बड़ा नुकसान करके गया था, क्योंकि ये पुराने विंडोज़ वर्जन पे काम कर रहा था, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 लेवल तक, विंडोज़ 10 सबने, और हमारी ज़्यादातर सरकारी प्रणालियों में यही अपनाया हुआ था। इसके अलावा हाल ही में एक और वायरस हमले पर चर्चा भारत में बहुत प्रचलित है, जिसका पेगासस नाम दिया गया है। और ये कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इजराइल से संबद्ध इस वायरस का प्रयोग ठीक सत्ताधारी दल द्वारा विपक्षियों से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को चुराने के लिए किया गया था, इसलिए इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी था। तो रैंसमवेयर वायरस, पेगासस वायरस का जब आप उदाहरण दे देंगे तो आप ये बता देंगे कि नहीं भाई, भारत में साइबर हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री का ये मानना है, गृह मंत्रालय ने ये कहा है
कि भारत में सोशल इंजीनियरिंग अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक का मतलब वही है जो मैंने पीछे आपको बताया था, सामाजिक सुरक्षा को चुनौती। जहां आपकी गोपनीय सूचनाएं चुराकर आपको फिशिंग किया जाए, विशिंग किया जाए, वेलिंग किया जाए, स्टॉकिंग किया जाए, स्पैमिंग किया जाए, आपकी जानकारी से आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, सामाजिक नुकसान पहुंचाया जाए, सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया जाए, आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद फैलाया जाए, इन्हीं को कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग हमले। तो गृह मंत्रालय का ये कहना है कि भारत में सोशल इंजीनियरिंग अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप पर यदि ये बात आए कि भाई इंडिया में सुरक्षा के खतरे किन रूपों में है, तो साइबर वाली 5 चीज बता दीजिएगा। फिर इंडिया में सुरक्षा या साइबर हमले किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये आंकड़े बता दीजिएगा। आंकड़ों को बताने के बाद जहां मेन प्रश्न आएगा उस पर जाइएगा और ये कहिएगा कि यदि भारत में साइबर हमलों की बात की जाए तो 2 हिस्सों में बात हो सकती है, एक क्यों और दूसरा कैसे। कैसे के फिर 2 हिस्से हैं, एक स्वरूप, दूसरा आंकड़े। पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, एक स्वरूप और दूसरा आंकड़े। फॉर्मेट पकड़ के चलिए, बड़ा बिखरा हुआ टॉपिक है। स्वरूप हमने बताए थे, ढेर प्रकार के स्वरूप, सामाजिक, सामरिक वाले, और आंकड़े अभी दे दिए। तो कौन सा हिस्सा बच गया? भारत में साइबर या सूचना संचार तकनीक जो है वो सुरक्षा को खतरे ज्यादा उत्पन्न क्यों करती है, या भारत में ऐसा क्या कारण है कि सूचना संचार तकनीक ज्यादा खतरनाक हो जाती है? तो आप बोलिए कि वैसे तो इस तकनीक में ये ताकत है कि वो दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती है, पर भारत में इसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि भारत में नेटिजन्स लगातार बढ़ रहे हैं और इन नेटिजन्स में जागरूकता और समझ का अभाव। मतलब वो शब्द है ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा, वो भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही है कि लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो उससे बहुत तरीके से परिचित नहीं। ठीक। तीसरी बात, भारत में लोग, आप ये कह सकते हैं कि नेटिजन्स हैं, उनके पास जागरूकता नहीं है, उनके पास समझ नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि भारत में जागरूक कार्मिक भी नहीं है, या जागरूक की जगह हम शब्द लें सक्षम कार्मिक, केपेबल लोग नहीं। यानी जो सूचना संचार प्रणाली को लागू करने वाले लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अमेरिका चले गए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो लोग कंप्यूटर सूचना प्रणालियों को चला रहे हैं वो उतने सक्षम नहीं है। पटवारियों को जैसे ई बस्ता देने की बात थी, छत्तीसगढ़ में बात हुई थी कि पटवारियों को ई बस्ता दिया जाएगा, क्या पटवारी उस ई बस्ते से जुड़ी सूचनाओं को सुरक्षित रखेंगे? यदि उन्होंने वो सूचनाएं लैंड माफियाओं को लीक कर दी तो फिर सोचिए कि किस हद तक जमीनों पर कब्जा बढ़ सकता है। तो ये योग्य कार्मिक की बात है। कार्मिक छोड़ दीजिए, भारत में कानून की दिक्कत है। जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है वो तमाम संशोधनों के बाद भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सूचना संचार तकनीक के दुरुपयोग को रोकने में बहुत सक्षम नहीं है। भारत में साइबर इंटेलिजेंस या साइबर गुप्तचरी भी बहुत प्रभावी नहीं है, यानी चोरी करने वाले लोग ज्यादा सक्षम हैं चोरी को पकड़ने वाले लोगों की तुलना में। क्लियर है? फिर मैंने वो भी बात कहा था कि भारत की कंपनियां लगातार डरी रहती हैं, वो रिपोर्टिंग नहीं करती हैं, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग कर देंगी तो शेयर बाजार में उनके शेयरों का मूल्य गिर जाएगा कि अपनी सूचना तो सुरक्षित रख नहीं रहे, हमारा पैसा क्या सुरक्षित रखेंगे। तो भारत में कंपनियां अब रिपोर्टिंग प्रभावी रूप से नहीं करती हैं। इसके अलावा भारत में डिजी इंफ्रा और डिजी कनेक्ट दोनों से जुड़ी समस्याएं हैं। कंप्यूटर प्रणाली हो, नेटवर्किंग प्रणाली हो, ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली हो, ये सब इतनी प्रभावी नहीं है। महानगरों में भी कॉल ड्रॉप की समस्या देखी जाती है। तो जियो क्रांति हो या कोई भी क्रांति हो, उसके बावजूद भारत में डिजिटल अधोसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी अभी बहुत प्रभावी नहीं है। इसलिए भारत साइबर हमलों के लिए ज़्यादा वनरेबल बन जाता है। साइबर सुरक्षा से जुड़े 3 आधार होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, दूसरा लोग मजबूत हो, ठीक है, और तीसरा सरकार मजबूत। तो हमारे यहाँ तीनों लेवल पर दिक्कत है, इसलिए भारत साइबर सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा संवेदनशील देशों में आता है और यहाँ साइबर सुरक्षा के खतरे दूसरे देशों की तुलना में और भी गंभीर हो जाते हैं। आप ऐसा बता सकते हैं के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था कि सूचना संचार तकनीक से सुरक्षा चिंताएं कैसे होंगी, और जब ये चिंताएं हो जाएंगी तो फिर हमको देखना था कि साइबर सुरक्षा की अवधारणा या साइबर सुरक्षा के सिद्धांत क्या है। ठीक। तो आईसीटी से उभरी सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए जो विचार लाया गया उसे साइबर सुरक्षा का विचार कहा जाता है। सुरक्षा क्या है, इससे जुड़े सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि टॉपिक है तो इसको हम थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा, कार्यनीति या रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है,
जिसके माध्यम से हम साइबर सुरक्षा के रोड मैप को तैयार करते हैं। ठीक है, इसे लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं? इन्हें हम कूटनीतिक प्रयास कह सकते हैं। स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, इन्हें हम अलग अलग हिस्सों में रख सकते हैं, जैसे कानूनी प्रयास, या सबसे पहले नीतिगत प्रयास, फिर कानूनी प्रयास, फिर संस्थागत प्रयास, फिर तकनीकी प्रयास, फिर मानवीय प्रयास। अब देखिए फॉर्मेटिंग कितनी बड़ी होगी, पहले फॉर्मेट देखिए। साइबर सुरक्षा की अवधारणा संकुचित अर्थों में कहती है, नैरो अर्थों में कहती है कि आईसीटी के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। आइडिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी सजेस्ट दैट द मिसयूज ऑफ आईसीटी शुड बी कंट्रोल्ड। लेकिन यही अवधारणा व्यापक रूप में कहती है कि हमें उन प्रणालियों का विकास करना चाहिए जिससे आईसीटी का पॉजिटिव यूज बढ़े और नेगेटिव यूज घटे। The idea of cyber security in narrow sense suggests that cyber technology should not be misused, but in broader sense it advocates कि हमें उन सिस्टम्स को, उन प्रणालियों को विकसित करना है जिनके माध्यम से हम साइबर तकनीक के पॉजिटिव यूज को धीरे धीरे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और इसके नेगेटिव यूज को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसी क्रम में जब हम साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों पर चलते हैं तो ये कहा जाता है कि साइबर सुरक्षा का पहला सिद्धांत है जिस पर काम करना है, वो है सूचना की शुद्धता। द प्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड रिमेन। क्योंकि जब साइबर अटैक होता है तो सबसे पहले सूचना की शुद्धता ही प्रभावित होती है, या वो मैनिपुलेट होती है या वो नष्ट हो जाती है। तो सूचना की शुद्धता को बनाए रखना, ठीक, सूचना की अखंडता को बनाए रखना, ये सब बोल बच्चन वाली चीजें हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो सूचना की शुद्धता का सिद्धांत, शुद्धता का सिद्धांत कहता है कि आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अखंडता का सिद्धांत, आंकड़ों में बिखराव नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा है गोपनीयता का सिद्धांत, सूचनाएं गैर कानूनी तरीके से प्रसारित नहीं होनी चाहिए। चौथा है उपलब्धता का सिद्धांत, सही टाइम पर सही व्यक्ति को सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है सूचनाओं की उपलब्धता का सिद्धांत। ठीक। और पांचवें स्तर पर कहा जाता है विश्वसनीयता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो जब आप सूचनाओं से जुड़ी, ठीक है, और एक ले लेते हैं इसमें, जागरूकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस। तो जब भी साइबर सुरक्षा से जुड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि सूचनाएं इन 5 या 6 सिद्धांतों से जुड़कर प्रसारित हों। यदि सूचना संचार तकनीकी से सुनिश्चित करती है तो हम कहते हैं यही साइबर सुरक्षा का आयाम। अब भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार हो, ठीक, वो इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यनीति बनाती है और या रणनीति बनाती है, और उस रणनीति का हिस्सा होता है पहला रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी जो लोग सूचना सुरक्षा से जुड़े हैं उनकी सही लोगों की भर्ती की जाए और उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। ये कार्मिकों के लिए है। फिर नागरिकों के लिए क्या होगा, सुरक्षा के विचार का प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार जो शब्द है वो नागरिकों के लिए, ताकि लोग सूचना सुरक्षा के विचार से जाने जाए। तो कार्मिकों के स्तर पर भर्ती प्रशिक्षण की कार्यनीति बनानी है, नागरिकों के स्तर पर प्रभावी साइबर सुरक्षा के विचार का प्रचार प्रसार करना है। किसके विचार का, साइबर सुरक्षा के विचार का प्रचार प्रसार करना है। तीसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा करना है, क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, से जुड़ा आधारभूत ढांचा तैयार करना है। ठीक। चौथा, R&D के माध्यम से साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई नई तकनीकों को विकसित करना है। यू नीड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। R&D के माध्यम से साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई नई तकनीक को विकसित करना है। क्लियर।
और 5वें स्तर पर साइबर चेतावनी प्रणाली, साइबर सुरक्षा प्रणाली और साइबर पुनर्स्थापना प्रणाली, इन 3 चीज़ों की तरफ जाना है, यानी वार्निंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, रीस्टैब्लिशमेंट सिस्टम। तो साइबर चेतावनी प्रणाली, साइबर सुरक्षा प्रणाली और साइबर पुनर्स्थापना प्रणाली की ओर जाना है। यदि आप इन चीज़ों से होकर बढ़ते हैं तो यही साइबर सुरक्षा की कार्यनीति या रणनीति कहलाती है। तो आइडिया ऑफ साइबर सुरक्षा में इन सब बड़े बड़े शब्दों को कहना पड़ेगा, वरना हम सीधे भी बात कर सकते थे कि हम साइबर सुरक्षा की दिशा में कैसे काम कर सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा की दिशा में इन सारी चीज़ों को करने के लिए कुछ प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर किए गए और कुछ प्रयास नेशनल लेवल पर किए। तो हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रयास इंटरनेशनल लेवल के हैं और कौन से प्रयास नेशनल लेवल के हैं। ठीक, प्रयासों का इंटरनेशनल और एक हिस्सा नेशनल माना जाएगा। सुरक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में कुछ सम्मेलन शामिल, कॉन्फ्रेंसेस, जहां पर दुनिया के देशों ने आपस में मिलकर साइबर सुरक्षा के विचार को लाने की बात की है। दुनिया के देशों ने आपस में सहमत होकर ये कहा है कि हम एक दूसरे के साथ तकनीक का, सूचना का आदान प्रदान करेंगे और आदान प्रदान करके गोपनीय सुरक्षा देने का प्रयास करेंगे। हम ऐसी प्रणालियों का विकास करेंगे जिससे साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसके अंतर्गत सबसे मेन समझौता जो है वो है बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004। दुनिया के सभी देश 2004, ये एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया के देशों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि अब हम साइबर सुरक्षा के लिए एक कानून को लाएंगे, एक गोपनीय सूचना प्रणाली को लाएंगे, एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को लाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर हम साइबर सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसे बुडापेस्ट कन्वेंशन कहा जाता है। ये नीतिगत, कानूनी और तकनीकी सहयोग से जुड़ा था। 3 शब्द आप लिख सकते हैं, पॉलिसी, लीगल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, आईसीटी के क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सम्मेलन अभी 2015 का है जिसे पेरिस कन्वेंशन कहते हैं। तो दूसरा सम्मेलन इस संदर्भ में पेरिस कन्वेंशन ने, इसको आप पेरिस कॉल कहेंगे। हुआ यह कि बुडापेस्ट कन्वेंशन की बातों पर सारे देश प्रभावी रूप से सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो जब सारे देशों के बीच आपसी सहमति प्रभावी रूप से नहीं बनी तो लेटेस्ट इस संदर्भ में जो प्रयास किया गया है उसे पेरिस कॉल समझौता या पेरिस कॉल एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों पर देशों में आपस में सहमति बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। याद रखिए, इंडिया बुडापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा भी नहीं था और पेरिस कॉल एग्रीमेंट जिस पर 190 देशों ने साइन किया है, इसमें भी भारत, चीन, रूस, अमेरिका, ये देश शामिल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत, चीन, रूस और अमेरिका ये प्रमुख देश इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन बाकी दुनिया के 190